हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस इज नॉट डिफाइंड बाय अ फेलियर्स बट इट इज़ डिफाइंड बाय अ परसिस्टेंस आफ्टर ईच फेलियर। यानी कि आप जो जीत रहे हैं, आपकी सक्सेस इस बात पे नहीं निर्भर करेगी कि आप कितना फेल हुए या नहीं हुए, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो हो सकता है कभी फेल हुए ही ना हो, जिनको हमेशा सक्सेस ही मिलती रही हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, आपके साथ में बहुत सारे लोग होंगे जो कई अटेम्प्ट्स दे चुके होंगे, है ना, लेकिन अगर कई ऐसे भी होंगे जिनने बीच में अटेम्प्ट्स के बाद में, एक या दो अटेम्प्ट्स के बाद में छोड़ दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी तक ढीठ की तरह, जिनको आप लोग बोलते हैं बड़ा ढीठ है यार, ये हटता ही नहीं है ना, वो टिके हुए हैं कि नहीं, मुझे अपने लास्ट ब्रीथ तक, जब तक मेरे पास चांसेस हैं, मेरे को ये ज़रूर करना ही करना है। उनका परसिस्टेंस है, उनकी दृढ़ निश्चय है कि मुझे करना ही करना है। तो हर एक फेलियर के बाद में जो आपका दृढ़ निश्चय है, वही आपको डिफाइन करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, परसिस्टेंस है आपके अंदर तो ही आप सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। राइट, जब आप हार मान लेंगे खुद से तो आप आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। कछुआ और खरगोश की स्टोरी हम सबने सुनी है। ठीक है, हमें पता है कि कछुआ जीत गया था क्योंकि खरगोश सो गया था, लेकिन हमने कभी भी कछुए को उस चीज़ का क्रेडिट नहीं दिया कि वो निरंतर चलता रहा था, वो रुका नहीं। ठीक है, डिस्पाइट जब उसने शुरुआत करी तब कई लोगों ने उसको कहा होगा कि तुम नहीं कर पाओगे, कछुआ बहुत फास्ट दौड़ता है, लेकिन फिर भी उसने उन सब लोगों को, बातों को नज़रअंदाज किया और लगातार निरंतर चलता रहा। राइट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। तो अभी हमें पता है कि रिसेंटली क्या हुआ है, काउ स्लॉटर के ऊपर जो आपको पता है कि गाय हमारे हिंदू धर्म में माता का, गौ माता का दर्जा दिया जाता है। तो उसी चीज़ के ऊपर अगर कोई भी दूसरे धर्म या दूसरी जाति का कोई भी व्यक्ति उनको वो हत्या करता है, तो उसी के ऊपर कुछ काउ विजिलेंटीज यानी कि गौ रक्षक, जिन्होंने अपने आप को गौ रक्षक कहा है, उन्होंने क्या किया है, हमारे सामने कई ऐसे सामने आए मामले जहाँ पे उन व्यक्तियों को बुरी तरीके से मार दिया गया। ठीक है, और फिर इस आर्टिकल में जो राइटर हैं उन्होंने उसकी बड़ी निंदा करी है और कानून की भी निंदा करी है कि जो पॉलिसी मेकर्स थे, कानून बनाने वाले थे, पुलिस थी, उन लोगों ने क्या किया कि इस तरीके का कानून बना दिया जिससे कि जिन लोगों ने उस हत्याकांड में हाथ दिया, जिनका उस हत्याकांड में हाथ था, वो बाइज्जत बरी हो गए। ठीक है, उनके ऊपर कोई केस ही नहीं बना क्योंकि कैटल स्लॉटर का कानून बना दिया गया। ठीक है, उसी कड़ी में कौन कौन से हादसे हुए हैं उनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। सबसे पहले जो मर्डर हुआ पहलू खान का। ठीक है, अभी रिसेंट हादसा क्या हुआ है कि कर्नाटका में एक ड्राइवर जो था, उसके असिस्टेंट को 39 ईयर के थे जो, उनको ख़त्म कर दिया गया क्योंकि वो अपनी वैन से कैटल को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और उनको काफ़ी बुरी तरीके से, कथित तौर पे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया और उसके बाद मारा गया। ठीक है, राइट विंग एक्टिविस्ट और उनके एसोसिएट्स द्वारा। ठीक है, इसने ताज़ा कर दी पहलू खान का हादसा, अखलाक का हादसा जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, पहलू खान का हादसा हुआ था राजस्थान में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लिंसिंग, काउ लिंसिंग के बाद में जो ह्यूमन लिंसिंग हुई, ठीक है, उनके केसेस हुए, जैसे 2 ट्राइबल लोग, उनको मार दिया गया भीड़ द्वारा। ठीक है, कौन सी भीड़ थी जिसमें कथित तौर पर हाथ सामने आया, बजरंग दल का। ठीक है, और कहाँ पे हुआ ये हादसा, मध्य प्रदेश में। फिर राइटर कहते हैं कि इन सभी हादसों में जो एक चीज़ कॉमन है, वो ये कॉमन है कि ये है तो कथित तौर पर राइट विंग वाले, लेकिन ये ज़्यादातर हादसे उन्हीं स्टेट्स में हुए जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी है। ठीक है, ज़्यादातर हादसे उन्हीं स्टेट्स में हुए। और जो संघ परिवार यानी कि आरएसएस है, उसने भी इन हादसों को, इन हत्याकांडों को नज़रअंदाज किया, उसने भी इनकी सुनवाई नहीं की। ठीक है, फिर ऑपोजिशन के, जो कर्नाटक में ऑपोजिशन है, उनने बहुत सही तरीके से इसको पेश किया, इसको हाईलाइट किया मुद्दे को, मसले को, और उन्हें ये कहा कि इस तरीके के जो हादसे होंगे, इस तरीके के जो हत्याकांड होंगे, वो कम्युनल डिसहार्मनी की तरफ इशारा कर सकते हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है,
और ऐसा ना हो कि जो कर्नाटका पुलिस है वो इधर उधर भटकती रहे, अंधेरे में तीर चलाती रहे, और उनकी डिले की वजह से जो है जो कल्प्रिट है वो बरी हो जाए। क्योंकि पहलू खान के इंसिडेंट में भी यही हुआ था कि उनमें जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो काफ़ी ढीली पड़ गई थी। ठीक है, उनने प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया था, जिसकी वजह से उनके जो आरोपी थे वो बाइज्जत बरी हो गए। ठीक है, और इस तरीके का जो पहलू खान के साथ इनजस्टिस हुआ वैसा दोबारा ना हो। अब इसमें ये कहा गया कि 2005 में आनंद फानन में क्या किया गया, काउ स्लॉटर अधिनियम पास कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट द्वारा। ठीक है, उसने जो 1958 में वर्डिक्ट पास हुआ था उसको नज़रअंदाज कर दिया, उसको दरकिनार कर दिया। जो 1958 में जो वर्डिक्ट पास हुआ था उसमें ये कहा गया था कि जो यूजफुल कैटल है उसका स्लॉटर बैन है, यानी कि जो हमने घर में या जैसे डेयरीज वगैरह में जो पशुपालन किया हुआ है, पोल्ट्री फार्म है, ठीक है, जो भी इस तरीके के हैं उन जानवरों का स्लॉटर नहीं होगा। इसके अलावा जो आवारा जानवर हैं या जो शायद यूज़ के अब नहीं रह गए, जैसे गाय जो होती है वो कुछ टाइम बाद फिर नहीं दे पाती दूध, है ना, जब उनका एक साइकिल ख़त्म हो जाता है पूरा का पूरा कि अब इसके बाद वो ना एक ऑफस्प्रिंग पैदा कर पाएंगे ना आप दूध दे पाएंगे, तो उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है, आवारा पशु बन जाते हैं, राइट। तो उनका हम स्लॉटर कर सकते हैं। ये 1958 वाले नियम में था कि उन जो पालतू पशु हैं उनके अलावा आप किसी को भी इस बैन के अंदर नहीं ले जा सकते। लेकिन 2005 में ये क्या हो गया कि सारे पशुओं को उनने बोला कि स्लॉटर नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसको राइटर ने कहा है कि ये हत्याकांड हुए इनको कवर अप करने का एक तरीका था। और जो ये जजमेंट था इसमें ज़्यादातर बीजेपी लेड स्टेट्स में ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ बना दिए इस जजमेंट के बाद में। ठीक है, कि काउ स्लॉटर जो है बड़ा ही कठोर नियम बना दिया उसके लिए। और जो दलित्स हैं, मुस्लिम्स हैं और ट्राइबल लोग हैं जिनकी डाइटरी हैबिट्स में कैटल प्रोडक्ट्स या फिर उनकी जीविका में कैटल प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं, उनको घृणा की नज़र से देखा जाने लगा। ठीक है, स्टिग्मेटाइजेशन मतलब कि उनको घृणा करने का नज़र से देखा जाए या फिर निंदा करने की नज़र से देखा जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो विजिलेंटीज हैं, यानी कि जो ये अपने आप को रक्षक कहते हैं, इनको बढ़ावा मिल गया। ठीक है, इनको बढ़ावा किस बात का मिल गया कि ये अब अपनी मनमानी से उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको गंदी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, जो भी उनके इस लॉ के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो उसके हवाले से, लॉ के हवाले से ये लोग उनके ऊपर अटैक्स कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये बार बार इस तरीके के स्लॉटर हो रहे हैं तो इससे हमें हमारे जुडिशल सिस्टम को दोबारा से सोचने की ज़रूरत है कि काउ स्लॉटर के नियम जो हैं हमें दोबारा सोच समझकर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द मर्डर्स ऑफ पहलू खान बीइंग एक्वेटेड, यानी कि जो पहलू खान के मर्डर्स थे उनके बाइज्जत बरी होने में कौन सा मुख्य कारण था। ठीक है, सबसे मुख्य कारण ये था कि पुलिस ने एकदम प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया। ठीक है, वो ढीलाई बरतते रहे। ठीक है, और उस वजह से जो सबूत थे या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई या सबूत मिट गए या फिर गवाहों को खरीद परत लिया, कुछ भी किया गया, बट पहलू खान के मर्डर्स जो थे वो बाइज्जत बरी हो गए। ठीक है, सबसे पहला है इनसफिशिएंट एविडेंस, की सबूत बराबर नहीं थे, सबूत पूरे नहीं थे, तो ये तो नहीं है। लैक ऑफ प्रॉम्प्ट पुलिस एक्शन, की पुलिस की कार्रवाई बड़ी सुस्त रही, उनने एकदम इमीडिएट एक्शन नहीं लिया, जो कि हमने पढ़ा है कि सही है। द मर्डरर्स वर नेवर आइडेंटिफाइड, कि मर्डरर्स को कभी पहचान ही नहीं की गई, ये भी बिल्कुल गलत है। द केस वॉज डिसमिस्ड ड्यू टू टेक्निकलिटीज, कि कुछ टेक्निकलिटीज यानी कि हो सकता है कि जो उनने मर्डर करा उसको उनने एक बचाव का बता दिया तरीका कि हमने अपने बचाव के लिए उनका मर्डर करा, कुछ भी बता दिया, तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो जो केस है वो डिसमिस हो गया। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पुलिस ने प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया, इस वजह से उनके जो दोषी थे वो बाइज्जत बरी हो गए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। What was the consequence of the 2005 Supreme Court judgment on cattle slaughter?
सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 2005 वाला कैटल स्लॉटर का, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, क्या प्रभाव पड़ा? उसका प्रभाव ये पड़ा कि जो स्टेट लेड पॉलिसीज हैं उनके अब जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज हो गई और काउ स्लॉटर के ऊपर काफ़ी कठोर नियम बन गए। ठीक है, काफ़ी बहुत ज़्यादा सख्त, जिनसे बचने का कोई तरीका नहीं है, वैसे नियम बन गए। ठीक है, इट लिमिटेड बैन टू ओनली यूजफुल कैटल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री। तो ये तो 1995 वाले जो लॉ में था उसमें था। ठीक है, it resulted in expansive interpretation of the directive principles of state policy leading to stringent laws on cow slaughter। ठीक है, कि उनने जो स्टेट पॉलिसी मेकर्स थे उनको और सोचने पे, उनका जो विविधता था, विचार करने का जो दायरा था उसको बढ़ा दिया और काफ़ी कठोर नियम बना दिए गए। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। इट लेड टू द स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ राइट विंग एक्टिविस्ट। इसने इस अधिनियम के बाद में, इस कानून के बाद में जो राइट विंग एक्टिविस्ट थे उनकी निंदा हुई, उनको घृणा की नज़र से देखा जाने लगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इस एक्ट के बाद में राइट विंग एक्टिविस्ट जो है वो ज़्यादा सक्रिय हो गए। ठीक है, इट रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स बाय काउ विजिलेंटीज, कि गौ रक्षकों के द्वारा जो हमलों में कमी आई, जो कि बिल्कुल नहीं है, हमले और बढ़ गए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द मर्डर ऑफ पहलू खान इन राजस्थान? पहलू खान के मर्डर का मेन रीजन ये था कि वो कैटल को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, अब देखो भाई, कैटल को इधर से उधर लेके जाने में भी क्या किसी का मर्डर हो जाना चाहिए? बहुत ही इलीगल चीज़ है ये, ट्रांसपोर्टिंग इलीगल गुड्स, की वो इलीगल गुड्स की ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, जो कि गलत है। ट्रांसपोर्टिंग कैटल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? तो इस पैसेज की टोन ना, राइटर ने कड़े शब्दों में निंदा करी है विजिलेंटिस की, कि ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड विजिलेंटिस हैं, गौरक्षक हैं। ठीक है, मतलब वो सीधे तौर पे बोल रहे हैं कि इनका कोई अधिकार नहीं है। नियम भी, उनने बोला कि नियम भी इस तरीके से बनाए गए ताकि ऐसे हादसों में जो फंसे हुए आरोपी हैं उनको बचा लिया जाए। ठीक है, उसी तौर पे नियम बना दिए गए। फिर सिर्फ उनने ये कहा कि जो कर्नाटका में ऑपोजिशन पार्टी है उनने बहुत सही तरीके से कहा है कि इस तरीके के जो हादसे हैं वो कम्युनल डिसहार्मनी को प्रेरित करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें भी उनने इस हादसे की निंदा कर दी, यानी कि काफी निंदनीय उनका टोन था, यानी कि काफी क्रिटिकल था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन थीम ऑफ द पैसेज? तो मेन थीम पैसेज की यही है कि जो बार बार इस तरीके के वायलेंस के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, सेल्फ जो प्रोक्लेम्ड काउ विजिलेंटीज यानी कि गौरक्षक हैं, जिन्होंने खुद को गौरक्षक मान रखा है, उनके द्वारा ये काफी निंदनीय है। ठीक है, द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है? नहीं। द डाइटरी हैबिट्स ऑफ दलित, मुस्लिम्स एंड ट्राइबल्स, बिल्कुल नहीं। द रिकरिंग इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस बाय सेल्फ स्टाइल्ड काउ विजिलेंटीज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following words is a synonym of alacrity? Alacrity का मतलब होता है बहुत ही खुशी से एकदम तत्पर रहना। ठीक है, चेयरफुल रेडीनेस, यानी कि आप जैसे आपको मम्मा ने बोला है कि आज पिकनिक जाएंगे तो आप कितने एक्साइटेड होते हैं, है ना? तो आपका क्या होता है कि बाकी दिन चाहे आप मम्मा स्कूल जाने के लिए बोल बोल के धक्के मार के उठाती हैं, लेकिन जिस दिन पिकनिक जाना उस दिन आप एकदम टाइम से भी पहले उठ के खड़े हो जाते हैं, तैयार त्योर होके। तो वो क्या हुआ? चेयरफुल रेडीनेस। ईगरनेस, ईगरनेस भी मतलब आपका रेडीनेस। ठीक है, अब ईगरनेस दोनों तरीके की हो सकती है, किसी को हराने की ईगरनेस है या कुछ अच्छा करने की ईगरनेस है। इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब होता है कि आपने कहा किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, ना आपका इंटरेस्ट रह गया, या फिर आप उसकी परवाह नहीं करते, या आप उसके साथ सिंपैथी नहीं रखते। लेजीनेस, सुस्त, ढीला ढाला सा। प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि ठीक है कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, आगे के आगे टालना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ईगरनेस इज करेक्ट। विच वर्ड इज अ सिनोनिम फॉर वेनालिटी? वेनालिटी का मतलब होता है कि आप ना किसी पैसे के बदले आप डिसऑनेस्ट होने को तैयार हैं, यानी कि एक तरह से आप करप्शन करने को तैयार हैं कि आपको कोई पैसा दे दे तो आप अपने जो सत्य घटना है उससे मुकरने को तैयार हैं। ठीक है, ऑनेस्टी वेनालिटी के तो बिल्कुल ऑपोजिट है। करप्शन, बिल्कुल सही। सिंसियरिटी,
सिंसियरिटी भी ऑनेस्टी से रिलेटेड है कि आप कितने सिंसियर हैं अपने काम के प्रति, या अपनी वफादारी किसके तरफ रखते हैं। लॉयल्टी, लॉयल्टी भी ऑनेस्टी से ही मिलता जुलता शब्द है। सो ऑप्शन बी करप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एंटोनिम फॉर एम्बोल्डनिंग। एम्बोल्डनिंग का मतलब होता है कि आपको करेज या कॉन्फिडेंस होना कुछ काम करने के लिए, करेज या कॉन्फिडेंस होना, ठीक है, करेज या कॉन्फिडेंस। तो अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? करेज का डिस्करेज, कॉन्फिडेंस का नॉट सो कॉन्फिडेंट, है ना। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। डिस्करेजिंग करेज है, डिस्करेजिंग बिल्कुल सही है। स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत होना, एम्पावरिंग भी मतलब आपको करेज देना या कॉन्फिडेंस होना, और सपोर्टिंग मतलब भी आपको एक तरीके से साथ देना। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ए डिस्करेजिंग इज द करेक्ट आंसर। विच वर्ड इज एन एंटोनिम फॉर एक्विटी। एक्विटी का मतलब होता है कि आप बड़े ही एकदम हाजिरली, जैसे बोलते हैं ना हाजिर जवाब है, ठीक है, तो आप एकदम क्विक थिंकिंग रखते हैं, ठीक है, बड़े ही शार्प आपकी थिंकिंग है, बहुत पैनी आपकी थिंकिंग है, सोच है, शार्प थिंकिंग या शार्पनेस ऑफ थॉट्स, ठीक है। तो अब शार्पनेस ऑफ थॉट्स, तो शार्पनेस फर्स्ट ऑप्शन है। इंसाइट, इंसाइट मतलब पूरी बारीकी से अंदर की पूरी तह तक जाके उसकी एकदम बारीकियों को पता करना, ठीक है, बारीकी से उसकी ज्ञान रखना। इनकॉम्पिटेंस या फिर ज्ञान देना बारीकी से। इनकॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि आप जो है उस तरीके से नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप इतना शार्पली थिंक नहीं कर पा रहे, या फिर आप असमर्थ हैं कुछ चीज करने में, ठीक है। कीननेस, कीननेस का मतलब होता है जिज्ञासा, है ना। सो 9 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, इनकॉम्पिटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग idioms बेस्ट डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन द पैसेज। अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, है ना, वो उसको या तो पहले वेट करते रहेंगे, वेट नहीं करेंगे तो इधर उधर तीर चलाते रहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे तो वो नया लॉ ही बना देते हैं कि भाई अब क्या करें, हमारा मूवमेंट के साथ में चलना है तो लॉ बना दो जिससे कि जो कल्प्रिट है वो बाइज्जत बरी हो गए, ठीक है। तो उन्हें अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी कि समय रहते ही चीजों को ठीक कर लिया, जैसा कि नहीं हुआ। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब होता है कि जो सीक्वेंस है, कोई चीज सीक्वेंस में होती है कि जैसे पहले FIR होती है, फिर कोर्ट केस होता है, फिर सजा होती है, राइट, हियरिंग्स, कोर्ट हियरिंग्स होती हैं, फिर सजा होती है, राइट, कन्विक्शन होता है। तो अगर आप पहले कन्विक्शन करेंगे, फिर FIR करेंगे, फिर कोर्ट केस करेंगे, तो ये पूरा सीक्वेंस जो है वो गलत हो गया ना। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब आपने सीक्वेंस में हेर फेर कर दी कि जिस तरीके से होनी चाहिए थी चीजें वैसे ना करके आगे पीछे कर दी, ठीक है। टू टर्न अ ब्लाइंड आई यानी कि आंखें बंद कर लेना, ठीक है, या और वही हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कर रही हैं। टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी कि चादर से ज्यादा पैर पसारना। हिंदी में देखो हर एक इन इडियम्स के हिंदी में भी कहावतें या मुहावरे हैं, ठीक है, यानी कि चादर से ज्यादा पैर पसारना यानी कि जितना हम कर नहीं सकते उससे ज्यादा का कमिटमेंट कर देना, ओके, तो हमारी क्षमता से बाहर का कमिटमेंट कर देना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, टू टर्न अ ब्लाइंड आई इज करेक्ट। Bird hits, cracked windshields, component failures, engine compressor surges and blade failures, flight deck indicator and system related warnings, flight diversions, mid-air engine shutdowns, pressurization problems and a case of severe dash in the monsoon। अब ये सारे क्या है, प्लेन, हमें पता है प्लेन उड़ता है, उससे रिलेटेड चीजें हैं कि पक्षी टकरा गए, विंडशील्ड में क्रैक हो गया, कुछ कोई कंपोनेंट काम नहीं कर रहा, इंजन कंप्रेशन सर्ज हो गया यानी कि इंजन कंप्रेसर में कुछ खराबी आ गई, या ब्लेड्स फेल हो गए, फ्लाइट डेक इंडिकेटर या फिर सिस्टम रिलेटेड वार्निंग्स जनरेट होने लग पड़ी, फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा अपने रूट से, मिड एयर इंजन शटडाउन हो गया यानी कि इंजन ही बंद हो गया, जो प्रेशर होता है ना फ्लाइट के अंदर में वो प्रॉब्लम्स आने लगी उसकी, या फिर सीवियर केस ऑफ
अब मॉनसून के टाइम पे क्या होता है, सबसे ज्यादा बारिश होती है, बारिश की वजह से क्या होता है, हवाएं तेज चलती हैं, है ना। मॉनसून के टाइम में तेज हवाओं का जोर होता है, तो तेज हवाएं तो प्लेन क्या ऊपर नीचे होएगा, ऊपर नीचे होएगा मतलब टर्बुलेंस आएगा। ओके, these aviation related occurrences in Indian skies in recent months, तो ये जो एविएशन यानी कि जो हवाई यात्रा है, ठीक है, हवाई सफर है, उसके रिलेटेड ये जो भी घटनाएं हुई हिंदुस्तानी स्काईज पे, हिंदुस्तानी यानी कि हिंदुस्तान की एयरलाइंस में, हिंदुस्तान जब कोई भी प्लेन इंडियन स्काईज में घूम रहा था उस टाइम पे, तो ये क्या हुई, रीचिंग अ डैश ओवर द लास्ट 30 डेज, ये अपने पीक पर पहुंच चुके हैं, पिछले 30 दिनों में अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंच चुके हैं, विद मोस्ट ऑफ देम अफेक्टिंग वन एयरलाइन, और सबसे ज्यादा घटनाएं सिर्फ एक एयरलाइन के साथ में हो रही हैं, हैव रेज्ड कंसर्न्स अबाउट एयर पैसेंजर सेफ्टी, और जिसकी वजह से जो हवाई यात्री हैं उनकी सेफ्टी का जो मुद्दा है उसके ऊपर चिंताजनक वाली बात हो गई है। इन इट्स शो कॉज नोटिस इशूड रिसेंटली टू स्पाइस जेट, तो स्पाइस जेट को शो कॉज नोटिस इशू किया गया। शो कॉज नोटिस मतलब आप कारण बताओ कि ये घटना क्यों हुई, ठीक है, वो नोटिस जारी किया गया उनको, द कैरियर इन फोकस, और स्पाइस जेट ही वो जो हमने बात करी ना कि सिर्फ एक एयरलाइन के साथ में सबसे ज्यादा प्रमुख हो रही है घटना, वो कौन सी है, स्पाइस जेट, तो इसी के ऊपर फोकस किया गया। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज हाईलाइटेड सम ऑफ द रिपोर्टेड इवेंट्स, और इन्होंने कुछ रिपोर्टेड इवेंट्स को हाईलाइट किया, ठीक है। इन इट्स डैश वर्डेड ऑब्जर्वेशंस ऑन लो कॉस्ट एयरलाइंस ऑपरेशन, तो जो अपनी उन्होंने काफी विस्तृत या काफी शॉर्ट वर्डेड किस तरीके की शब्दावली यूज करी, किस तरीके का लेंदी दिया उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन बताया या फिर छोटा ऑब्जर्वेशन बताया, जो लो कॉस्ट एयरलाइन ऑपरेशंस है उसके ऊपर। अ फ्लीट ऑफ नैरो बॉडी जेट्स एंड टर्बोप्रॉप्स, जो स्पाइस जेट है उसके पास नैरो बॉडी जेट्स और टर्बोप्रॉप्स जैसे जहाज हैं, ठीक है, उनका बेड़ा है पूरा। तो उनने क्या पाया, द एविएशन रेगुलेटर हैज पॉइंटेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सेफ्टी मार्जिन, उन्होंने इशारा किया कि सेफ्टी मार्जिन जो है वो बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर गए हैं, यानी कि आपने सेफ्टी के जो भी अधिनियम थे उनका पालन करने से आप बहुत खराब तरीके से चूक गए हैं। एंड टच्ड, अब टच्ड का साथ में क्या होता है, जैसे आप, ये एक फ्रेजल वर्ब है, राइट, आप बोलना चाह रहे हैं कुछ कि आपने इस चीज को टच किया, यानी कि इसकी तरफ इशारा किया, ठीक है। तो पुअर इंटरनल ओवरसाइट एंड इनएडिक्वेट मेंटेनेंस, किस तरफ इशारा किया, टच्ड ऑन पुअर इंटरनल ओवरसाइट एंड, कि जो आंतरिक कार्रवाई है, जो आंतरिक तौर पे आपने देखना है वो आपने सही तरीके से नहीं देखा, ठीक है, यानी कि आपका जो भी मेंटेनेंस होना चाहिए था, प्रोडक्ट्स चाहिए थे आपको, इक्विपमेंट्स चाहिए थे, टाइम टू टाइम इसके ऊपर आपको निगरानी रखनी चाहिए थी, वो चीज़ें आपने नहीं करी, ठीक है। मेंटेनेंस एक्शंस भी आपके इनएडिक्वेट थे, यानी कि प्रॉपर नहीं थे। फर्दर द DGCA हैज एडेड अ फाइनेंशियल असेसमेंट सितंबर 2021 could point to a shortage of spares, और आगे DGCA ने कहा, ये भी कहा कि हमने आपका 2021 सितंबर का फाइनेंशियल असेसमेंट देखा है, जिससे हमें ये अंदेशा हो रहा है कि आपके पास स्पेयर पार्ट्स की भी शॉर्टेज है, ठीक है। अब क्या होता है कि आप इतना बड़ा प्लेन हवा में उड़ा रहे हैं अगर सपोज करो इन बिटवीन कोई प्लेन में कोई छोटा मोटा फॉल्ट आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, उस प्लेन को नीचे उतारेंगे, फिर वहां पे जाके वो स्पेयर पार्ट ढूंढेंगे, तो फ्लाइट के अंदर ही वो स्पेयर पार्ट होएगा ना, रखा होएगा, और आपको ट्रेनिंग दी होएगी उस चीज को कि आप इसको कैसे उसमें ऐड कर सकते हैं, छोटा मोटा। अगर बड़ा कुछ मेजर है तो आपको नीचे उतारना ही पड़ेगा, इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ेगी, बट अगर छोटा मोटा है तो इनके कुछ नियम होते हैं जिनमें इनको मिनिमम कुछ इक्विपमेंट्स अपने पास रखने ही होते हैं हर फ्लाइट के साथ में। तो DGCA कह रहा है कि आपके फाइनेंशियल असेसमेंट देख के लगता है कि आपके पास स्पेयर पार्ट्स की भी शॉर्टेज है, देयरफॉर इन्वोकेशन, जिसके तहत हमें ये पता चल रहा है कि फ्लाइंग विद मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट का आपने उल्लंघन किया है। इन इट्स इनिशियल रिस्पॉन्स, अपने शुरुआती जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया स्पाइस जेट ने, द एयरलाइन मैनेजमेंट हैज पुट फॉरवर्ड अ डिफेंस ऑफ बीइंग एन IATA ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट एयर कैरियर। तो उनने इस बात का हवाला दिया
अपना बचाव करते हुए इस बात का हवाला दिया कि हम IATA ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट वाली एयर कैरियर है, ठीक है, यानी कि हमारा ऑडिट हुआ है IATA ऑपरेशनल सेफ्टी द्वारा, ठीक है। एंड सेकेंड, और दूसरी चीज उन्होंने ये कही, गिवन द स्केल ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस इन इंडिया, कि जिस दर्जे के इंडिया में फ्लाइट ऑपरेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल, और उनने हवाला दिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का डेटा का, देयर वर 5,268 एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स इन द डोमेस्टिक सेक्टर ऑन जुलाई 10, कि 10 जुलाई को इतने एयरक्राफ्ट 5,268 एयरक्राफ्ट जो हैं वो डोमेस्टिक सेक्टर में मूव कर रहे थे। और ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहे हैं, वो पहले भी होते रहते हैं, ठीक है। It has even cited an average of 30 such episodes a day, और उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम 30 ऐसे हादसे, 30 ऐसी घटनाएं हर दिन होती हैं, which some official sources have backed, और जिसका कुछ ऑफिशियल सोर्सेज ने भी साथ दिया है, कि कुछ ऑफिशियल सोर्सेज ने भी इस पे हामी भरी है कि ये बात सच है कि 30 ऐसी घटनाएं दिन की होती ही होती हैं, द डैश, ठीक है। लेकिन उनने इस बात का समर्थन किया है कि होती हैं, बट दबी आवाज में या फिर पीछे से या इतना जोर से नहीं किया, ठीक है, धीमे स्वर में। तो पहला ऑप्शन है जो सीवियर मानसून। अब मानसून में सीवियर क्या होएगा, डिले होंगे, स्नोफॉल, टर्बुलेंस होगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है ना। सेकेंड है रीचिंग अ डैश ओवर लास्ट 30 डेज, तो हमने बात करा कि वो अपनी पीक पर पहुंच गए थे। पीक पर पहुंचना यानी कि क्रेस्ट, ठीक है। क्रेस्ट मतलब होता है कि आप एकदम टॉप पर हैं, पीक पर हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर हैं, ओके। क्रेस्ट फॉलन मतलब सैड या डिसअपॉइंटेड है। क्वेस्ट मतलब होता है किसी चीज की सर्च करना, ठीक है, इन द क्वेस्ट ऑफ वाटर या इन क्वेस्ट ऑफ हिज डॉटर, ठीक है, मूवीज में हम काफी दफा सुनते हैं। और क्राइसिस का मतलब होता है विपदा, एक तरीके से कि बड़ा क्राइसिस का दौर अभी जो हम बात कर रहे हैं बार बार, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो हमारी इकोनॉमी जो है सफर कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्रेस्ट इज करेक्ट। इन इट्स डैश वर्डेड ऑब्जर्वेशंस, तो टेस्टिमोनी का मतलब होता है कि आप किसी तरीके का जो है एविडेंस दे रहे हैं, ठीक है, किसी तरीके की आप बात जो है वो उसकी सत्यता बता रहे हैं, ठीक है, टेस्टिमोनी। जैसे कि कोर्ट केसेस में ये चीज़ काफ़ी दफ़े यूज़ होती है कि उन्होंने अपनी टेस्टिमोनी में, यानी कि उन्होंने अपनी गवाही में ये चीज़ कही, ठीक है, इस चीज़ को अंकित किया, ठीक है। टेरसेस्ट का मतलब होता है शॉर्ट या ब्रीफ, ठीक है। टर्माइट, दीमक। टेर्सली का मतलब होता है शॉर्टली या ब्रीफली। तो अब देखो यहाँ पे है कि उनकी जो शॉर्टली वर्डेड ऑब्जर्वेशन थी, यानी कि टर्सली। अब आप बोलेंगे टर्सेस्ट क्यों नहीं हो सकता। अब देखो टर्सली क्या है, एडवर्ब है, और हमें यही बताना है कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो किस तरीके की थी, ठीक है। तो शॉर्टली वर्डेड थी, और टेरसेस्ट एक एडजेक्टिव है, ठीक है, पर हमें यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, हमें एडवर्ब चाहिए यहाँ पे। तो टेर्सली वर्डेड ऑब्जर्वेशन ऑन द लो कॉस्ट एयरलाइंस ऑपरेशन टच्ड ऑन, हमने इसके बारे में बताया था कि टच्ड ऑन होगा क्योंकि एक फ्रेजल वर्ब है, और टच्ड ऑन का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ का रेफरेंस दिया है, ठीक है, आपने किसी चीज़ की तरफ इशारा किया है, ठीक है। तो उनने किस तरफ इशारा किया, पुअर इंटरनल ओवरसाइट या फिर इनएडिक्वेट मेंटेनेंस एक्शन की तरफ। तो टच्ड ऑन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। It has even cited an average 30 such episodes a day which some official sources have backed, ठीक है, कि उन्हें 30 ऐसे दिन के घटनाएं होने का हवाला दिया है जिसको कुछ ऑफिशियल सोर्सेज ने भी समर्थन किया है, दो डैश। अब दबी आवाज से, फास्ट जल्दी नहीं, फीबली मतलब होता है बहुत दबी आवाज से, बहुत इस तरीके से कि आप उससे कन्विंस नहीं हो पा रहे, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं कि हो सकता है स्पाइस जेट ने इनको पैसे खिलाए हों, स्पाइस जेट वाले लोगों ने इनको पैसे खिलाए हों, ठीक है। तो फीबली मतलब बड़ी ही दबी आवाज में, धीमे स्वर में, यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हो सकता है कि किसी ने आपको पीछे से बताया लेकिन सामने आके आप वो चीज़ बोलने के पक्ष में नहीं है। फर्मली मतलब बड़े ही कॉन्फिडेंटली, स्ट्रांगली उन्होंने ये चीज़ बोली है। या फाइनली मतलब होता है बड़े ही नाइसली, बड़े ही
एटिकेटली, मतलब एकदम क्लियर कट आपने कुछ बात बोली है, नहीं, यहाँ पे ऑप्शन बी फीबली है। ठीक है, अब आ रहे हैं पैराजंबल के ऊपर। एशियन अमेरिकन have been targeted and attacked in cities across the country with many incidents occurring in broad daylight and in public areas। तो एशियन अमेरिकन के ऊपर हमले हो रहे हैं, ठीक है, और उनको कहाँ हो रहे हैं हमले? किसी सिटीज में, किसी कंट्री की। अब कौन सी कंट्री की ये यहाँ पे बताया नहीं हुआ फर्स्ट लाइन में, जो कि दिन के उजाले में भी हो रहे हैं और पब्लिक प्लेसेस में भी हो रहे हैं। काफी चिंता की बात है। We must take action to stop this wave of violence and ensure that all members of our community feel safe and protected। कि हमें इसके अगेंस्ट में ये जो वायलेंस की घटनाएं हो रही हैं, ये जो लहर चली हुई है, इसके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, और ये मेक श्योर करना चाहिए कि हमारे कम्युनिटी का हर एक मेंबर जो है, हर एक लिविंग बीइंग जो है वो सेफ और प्रोटेक्टेड फील करे। यहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा कि हम किस बारे में बात कहाँ से स्टार्ट हुई। The recent surge in anti-Asian violence across the United States is a cause for deep concern। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है कि recent जो बढ़ोतरी हुई है एंटी एशियन वायलेंस के ऊपर, ठीक है, यानी कि जो एशियन लोग हैं उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में, और उसने एक गहरी चिंता खड़ी कर दी है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। This rise in hate crimes is unacceptable and हैज़ नो प्लेस इन आवर सोसाइटी। कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, हेट क्राइम्स हो रहे हैं, ये स्वागतीय नहीं है, स्वागत करने योग्य नहीं है, और हमारे समाज में ऐसे लोगों का या ऐसी घटनाओं का कोई भी जगह नहीं है। दिस includes increasing funding for community organizations and initiatives that support Asian Americans, स्ट्रेंथनिंग हेट क्राइम लेजिस्लेशंस। अब इसमें क्या क्या शामिल है? अब ये किसी हमें इसके अगेंस्ट कदम उठाने चाहिए, उसके बारे में बात हो रही है कि क्या क्या हो सकता है इसके अंदर में, कि हम ऐसे कम्युनिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करें, मजबूत करें, जो कि एशियन अमेरिकन को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। हेट क्राइम्स के ऊपर कानून सख्त किए जाएं एंड प्रमोटिंग एजुकेशन एंड अवेयरनेस, और लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए, उनको एडुकेट किया जाए अबाउट द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। कि नस्ल भेदी और जाति भेदी और भेदभाव का हार्मफुल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। देखिए, आप किसी से नफरत करेंगे, वो व्यक्ति अभी तक आपके बारे में कुछ नहीं सोचता, ठीक है, आपके बारे में कुछ नहीं समझता, लेकिन आप उससे नफरत करेंगे बार 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 बार, एक बारी वो परेशान होकर कुछ ना कुछ हो सकता है नेगेटिव आपके अगेंस्ट में कर दे, राइट। तो हमें क्यों ऐसी घटनाएं पैदा करनी है कि हमारे अगेंस्ट में वो कल को उठ के आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें पता चल गया। अब ये हो गया एशियन अमेरिकन हैव बीन टारगेटेड एंड अटैक्ड इन सिटीज अक्रॉस द कंट्री। कौन सी कंट्री? यूएस से, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। इसके बाद में हम चलते हैं, दिस राइज इन हेट क्राइम्स इज अनएक्सेप्टेबल एंड हैज नो प्लेस इन आवर सोसाइटी, ठीक है। ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट, निंदनीय है। उसके बाद में कि हमें इसके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए इस तरीके के वायलेंस को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट टाइप है, आगे इसके हमें लग रहा है कि कुछ है। वो क्या है कि इसमें हम क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। हम इसमें कार्रवाई कर सकते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें जो एशियन अमेरिकन को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, उनको फंड करें, हेट क्राइम्स के ऊपर कानून सख्त बनाए, ठीक है। तो 5 यानी कि आर से 2 स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, ए और सी, यानी कि बी और डी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। आर पी सी स्टेटमेंट में आ रहा है आर पी, इसके बाद आ रहा है एस, फिर आ रहा है क्यू और उसके बाद में आ रहा है टी, आर पी एस क्यू टी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 4 tests were played in 2021 when a COVID-19 scare forced the postponement of the 5th match while India led by 2-1, ठीक है। यानी कि 4 टेस्ट मैच हो चुके थे कब? 2021 में, जब कोविड-19 ने स्ट्राइक करा और उसकी वजह से, उसके डर की वजह से क्या हुआ, जो मैच है बाकी 5th मैच जो था वो पोस्टपोन हो गया। कब तक के लिए पता नहीं, कब, जब तक कोविड रहेगा तब तक के लिए, ठीक है। और वो जो टेस्ट मैच की सीरीज चल रही थी उसमें इंडिया 2-1 से आगे था, ठीक है।
The administrators agreed to play the fifth test after a year and this was an interval like none other. तो एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उस टाइम पे इस बात पे अग्री करा कि हम अब जो ये टेस्ट मैच है ये बाद में खेलेंगे, 1 साल बाद खेलेंगे। और ये जो अग्रीमेंट था ये बड़ा ही ऐसा, मतलब ये जो इंटरवल था, होता है ना कि 2 टेस्ट के बीच में एक इंटरवल होता है, गैप होता है, तो ये जो इंटरवल था ये इतना बड़ा था जैसे पहले कभी नहीं हुआ। पता है कोविड-19 जैसी स्थिति पहले नहीं हुई कभी भी और इतनी चीजें रुक गई थी। ठीक है। द लॉन्ग ड्रॉन टेस्ट सीरीज इन्वॉल्विंग इंग्लैंड एंड इंडिया which commenced on August 4 last year concluded with a pulsating climax at Birmingham's Edgbaston on Tuesday। जो बोल रहे हैं जो बड़ा टाइम से रुका हुआ था टेस्ट सीरीज, ठीक है, बड़े लंबी चली आ रही टेस्ट सीरीज जो रुकी हुई थी जिसमें इंडिया और इंग्लैंड शामिल हैं, जो कि 4 अगस्त पिछले साल 4 अगस्त को पूरी की गई। उसमें बड़ा ही एक नर्व रेकिंग, मतलब बड़ा ही उकसाने वाला, बड़ा ही उत्तेजक जो था एंडिंग देखने मिली हमें। कहाँ पे? बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर के एजबास्टन स्टेडियम में, ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड में। कब? ट्यूसडे को। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है कि बड़े लंबे समय से जो चला आ रहा टेस्ट सीरीज थी उसके पिछले साल में खत्म हो गया, वो 4 अगस्त को खत्म हो गया। ठीक है। द 7 विकेट विक्ट्री हेल्प्ड इंग्लैंड ड्रॉ द सीरीज एट 2-2 थ्रू अ कमबैक दैट स्टन्ड द विजिटर्स। बोल रहे हैं जो 7 विकेट से इंग्लैंड जीता है तो उसने क्या किया, सीरीज को 2-2 से बराबरी पर खड़ा कर दिया। ठीक है। और बराबरी पे खत्म किया। और जो इससे क्या हुआ, विजिटर्स जो थे वो बड़े ही स्तब्ध रह गए। ठीक है। In the 5th test, England galloped towards the 4th innings target of 378 in just 76.4 overs। तो 5वें टेस्ट में इंग्लैंड जो है तेजी से आगे बढ़ा। ठीक है। 4th इनिंग का जो टारगेट था उनका वो था 378 और कितने ओवर्स में? 76.4 ओवर्स में ही उन्होंने कंप्लीट कर लिया। विद सेंचुरियंस जो रूट, इन्होंने भी शतक लगाया और जॉनी बेयरस्टॉ ने भी शतक लगाया। बिल्डिंग ऑन द मोमेंटम गिफ्टेड बाय ओपनर्स एलेक्स लीज एंड जैक क्रॉली। यानी कि ये दोनों ओपनर्स थे, इन्होंने कुछ हमें बढ़त, मतलब इंग्लैंड के प्लेयर्स को बढ़त दिलाई और उसको मजबूत करते हुए जो रूट और जॉनी बेयरस्टॉ ने आगे अपने अपने शतक पूरे किए और विक्ट्री जो है सिर्फ 76.4 ओवर्स में 378 का रन्स का आंकड़ा पार कर लिया। ठीक है। अब देखो सबसे पहला स्टेटमेंट हो गया ये कि इसमें हमने कम बैक करा। तो ये 5वें टेस्ट की ही बात करें तो 5वें टेस्ट में किस तरीके का खेल खेला गया। ठीक है। वो यहाँ पे बताया कि 5वें टेस्ट में इंग्लैंड ने इस तरीके का खेल खेला। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेटमेंट। इसके बाद में जो 7 विकेट की विक्ट्री इंग्लैंड को मिली, ठीक है, उसमें क्या हुआ, जो 7 विकेट की विक्ट्री उनको मिली उसमें उन्होंने 2-2 से बराबरी कर ली। ठीक है। और इससे क्या हुआ, जो भी दर्शक थे वहां पे वो स्तब्ध रह गए। ओके। ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। अब है द एडमिनिस्ट्रेटर्स 4 टेस्ट वर प्लेड। 2000 जो 4 टेस्ट थे पहले वो कब खेल लिए गए थे? 2021 में। ठीक है। कोविड-19 के दौरान में। ठीक है। जिसमें 5वां टेस्ट जो है वो पोस्टपोन हो गया था। द एडमिनिस्ट्रेटर्स अग्रीड टू प्ले द 5th टेस्ट। और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनने कहा कि हम 5वां टेस्ट जो है बाद में खेलेंगे जब कोविड-19 वगैरह खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं RTSPQ। RTSPQ ऑप्शन A इज करेक्ट। दिस माइट एक्चुअली नॉट बी सच अ बैड आउटकम। ठीक है। इतना बुरा आउटकम भी नहीं हो सकता शायद ये। अ मूव टू ओपन अप द डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्टर इन अ बिग वे मस्ट बी प्रोसीडेड बाय मोर डिटेल्ड कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स। कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, अब किसी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है पर किस चीज़ की वो क्लियर नहीं है कि उसको अगर हम ओपन कर रहे हैं, यानी कि अब उसमें से गवर्नमेंट की हिस्सेदारी अगर हम कम कर रहे हैं
तो उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत किए बिना, उनसे सलाह मशवरा किए बिना इसको नहीं करना चाहिए आगे। अगर हमने आगे कुछ भी बढ़ोतरी करनी है, आगे इसको कदम को उठाना है, तो हमें अपने स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। This is not the least because of irrational tariffs and aggregate technical and commercial losses of over 24%। बोल रहे कि ये सबसे कम नहीं है, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो irrational यानी कि जो ज़रूरत से ज़्यादा जो टैरिफ्स हैं, रेट्स हैं इनके, ठीक है, और टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस हैं वो 24% से भी ऊपर है, ठीक है, तो ये सबसे कम नहीं है उसका। आफ्टर mooting द डी लाइसेंसिंग ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिसेंटली, ठीक है, यानी कि जो लीगल बैटल हो रहा है कि हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को डी लाइसेंस करेंगे, द सेंटर अपीयर्स टू बी हैविंग सेकेंड थॉट्स ऑन द आइडिया आफ्टर ऑब्जेक्शंस फ्रॉम सम स्टेट्स। अब जो सेंटर की गवर्नमेंट है, यानी कि हमारे जो बीजेपी पार्टी है जो सेंटर में कार्यरत है, वो अब इसके ऊपर दोबारा से विचार विमर्श करने पे मजबूर हो गई है, बिकॉज कई स्टेट्स ने इसका उल्लंघन किया है, ठीक है, इसको उल्लंघन नहीं सॉरी इसका विरोध किया है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, ओपनिंग स्टेटमेंट, कि क्या किस बात के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या चीज हुई, ठीक है, वो बता दिया गया। There can be no denying that power sector reforms have made some progress in recent years। बोल रहे हम इस बात से मुकर नहीं सकते कि पावर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुए हैं इस कुछ सालों में, वो जो है उसमें प्रोग्रेस नहीं हुई। बट द स्टेट ओन्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर विच अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इज स्टिल हॉबल्ड बाय ड्यूज ऑफ ओवर 1 लाख करोड़। लेकिन जो अभी सरकार द्वारा शासित यानी सरकार द्वारा संचालित जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है ना, अभी भी वो जो है वो इतना सक्षम नहीं है। 90% पावर डिस्ट्रीब्यूशन जाती है उसके थ्रू, और 1 लाख करोड़ के ऊपर से भी कर्जे हैं। हो सकता है एक स्टेट ने दूसरे स्टेट से लिए हों, सरकारी बैंकों से लिए हों, किसी भी तरीके से 1 लाख करोड़ से ऊपर के कर्जे हैं, ठीक है। तो यानी कि कोई भी बात करें तो वो हमारे जो है शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, उनसे बातचीत करके करें। दिस माइट एक्चुअली नॉट बी सच अ बैड आउटकम। तो अब जो उनने दोबारा से विचार किया, ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ही बैड आउटकम हो, ठीक है, ये हो सकता है अच्छा भी कुछ निकल कर आए, सेकेंड स्टेटमेंट हो सकती है। अब उनने आगे बताया कि क्या किया, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को मूव करने का उनने ओपिनियन रखा, वो अपने स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन, स्टेक होल्डर्स कौन है, स्टेट गवर्नमेंट्स है यहाँ पे, क्योंकि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है, तो उनकी रजामंदी, उनकी मंजूरी के बिना नहीं होना चाहिए था। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेटमेंट। इसके बाद में देयर कैन बी नो डिनाइंग दैट, कि हम इस बात से मुकर नहीं रहे कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स ने काम नहीं किया, लेकिन स्टेट ओन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, ठीक है, तो उसमें 90% अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन जो अकाउंट करता है उनके द्वारा करता है, और 1 लाख करोड़ से ऊपर के अभी तक कर्ज है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए ना कि कर्ज कौन चुकाएगा, कैसे चुकाएगा, हमारा कर्ज माफ़ हो जाएगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेटमेंट। और फिफ्थ स्टेटमेंट हमारा होगा कि दिस इज़ नॉट द लीस्ट। ये सबसे ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़ी कुछ डिमांड नहीं कर ली हमने, बहुत कम है, पर सबसे कम डिमांड नहीं है, क्योंकि टैरिफ्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस जो हैं वो 24% से ऊपर है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला आ रहा है हमारा SPQ। एस से एक ही स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Few things in science or social science are as incontestable as the importance of maternal health to human development। बोल रहे हैं साइंस और सोशल साइंस में कुछ बातें इतनी क्लियर हैं, क्लियर कट हैं कि उनके ऊपर कोई बहस नहीं हो सकती, जैसे कि मातृत्व हेल्थ, यानी कि किसी महिला की, किसी मदर की हेल्थ ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर कोई डिबेट की ज़रूरत नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। होता है ना कि ये फैक्ट है, अब आप इस पर बहस कितनी कर लोगे,
कोई फायदा नहीं है बहस करने का, क्योंकि ये फैक्ट है तो है। सूरज पूरब से उगता है तो उगता है, अब क्यों उगता है, कैसे उगता है, इसके ऊपर बहस करके क्या फायदा। सूरज तो पूरब से ही उगेगा, आप जितनी मर्जी बहस कर लो, ऐसा तो है नहीं कि वो पश्चिम से उगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें, कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनके ऊपर डिबेट करने की जरूरत नहीं है। तो वैसा ही कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए किसी माँ की, महिला की हेल्थ कितनी जरूरी है, ये भी उतना ही अनडिबेटेबल है। मैटरनल mortality indicates a woman's ability to access health care, कि अब मातृत्व मृत्यु दर कितना है वो बताता है कि किसी भी सोसाइटी में किसी महिला के पास हेल्थ केयर की कितनी कैपेसिटी, मतलब कितना एक्सेसिबल है उसको हेल्थ केयर, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस उसको कितने आसानी से मिलते हैं, न्यूट्रिशन उसको कैसा मिल रहा है, या एंड इन अ सेंस इज अ मार्क ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। और हर एक तरीके से वो ये दर्शाता है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कितना सक्षम है इन डिमांड्स को पूरा करने में। ठीक है, A recent study published in peer-reviewed journal PLOS Global Public Health cast a shadow over the progress of healthcare targeting women in the country, but also questions, अब ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है पूरे, एक रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, पेपर पब्लिश हुआ बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड जर्नल में, PLOS ग्लोबल पब्लिक हेल्थ में। ठीक है, जिसमें उनने इस बात की तरफ दर्शाया कि जो हेल्थ केयर की प्रोग्रेस है, कि हेल्थ केयर अब जो विमेन हेल्थ की तरफ बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स भी उस तरफ काम कर रहे हैं, तो उसकी तरफ इशारा तो किया। बट कुछ चीज़ों के ऊपर सवाल खड़े किया। द रिलायबिलिटी ऑफ कंट्रीज ओन पीरियोडिक एस्टिमेट्स ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो, कि हमारे देश में जो महिला यानी कि मातृ मृत्यु दर है वो कितना सही आंकड़ा है, उसका आंकड़ा जो है वो हम किस तरीके से माप रहे हैं, कितने टाइमली, कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर माप रहे हैं। ठीक है, वो कितना सत्य है, कितना सत्य आधारित है और कितना सही है। इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि क्या हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। नंबर ऑफ MMR मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मदर्स हु डाई फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी फॉर एवरी 1 लाख लाइव बर्थ, यानी कि हर 1 लाख जीवित बच्चों के पैदाइश पे कितनी महिलाओं को डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, वो कितना नंबर है, वो डिफाइन करता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो MMR। रिसर्चर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज triangulated data from routine records of maternal deaths under the health management information system with census data and the sample registration system to provide MMR for all states and districts of India। तो रिसर्चर्स ने, कहाँ के रिसर्चर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस, उन्होंने एक ऐसा तरीका, ट्रायंगुलेटेड मतलब कुछ मेजरमेंट्स के उनके तरीके होते हैं, ठीक है, कि इससे हमने ये डेटा उठाना है, इससे ये, तो किस कहाँ से क्या डेटा उठाना है वो उनकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उन्हें ट्रायंगुलेटेड डेटा निकाला रूटीन रिकॉर्ड्स में से, किसके, मैटरनल डेथ्स अंडर हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जितनी मैटरनल डेथ्स रिकॉर्डेड थी उसका जो सेंसस था हमारा उसका डेटा निकाला, और जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको यूज़ किया, और MMR का सभी स्टेट्स का, सभी डिस्ट्रिक्ट्स का इंडिया के MMR निकाला उनने। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज़ इसमें आ रही है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो तथ्य हैं, उनके ऊपर कोई डिबेट नहीं हो सकता, फर्स्ट। इसके बाद में मैटरनल मॉर्टेलिटी जो है वो किस बात की तरफ इशारा करती है, हेल्थ केयर सिस्टम कितना सक्षम है और कितना एक्सेसिबल है। ठीक है, इसके बाद R थर्ड की रीसेंट स्टडी में पता चला, और इसी को कंप्लीट करता है S। ठीक है, क्वेश्चंस द रिलायबिलिटी ऑफ कंट्रीज ओन, तो 4, यानी कि ये जैसे चल रहा है, जो सीक्वेंस में लिखा गया है उसी सीक्वेंस में चल रहा है। लास्ट में T 5, PQRST, ऑप्शन D is correct। Something or the other comes up every day telling us that industry is not doing good in the country,
एक के बाद एक कुछ ना चीज़ें हो जा रही हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ ना कुछ फैक्ट्स या कंपनीज के डेटा सामने आ रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही या सही परिस्थिति में नहीं है। Notwithstanding the well-intentioned Make in India and production-linked incentives, और ये जो हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था या फिर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो भी हमने इंसेंटिव्स दिए हैं उनके साथ में खरा नहीं उतर रहा, ठीक है। यानी कि अगर हम इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री के हालात सही नहीं है। अ डेकेड अगो दिस वॉज 22%। क्या था 22%? नहीं पता यहाँ पे क्या था। दैट मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट लैंग्विशिंग इज क्वाइट वेल नोन, कि मैन्युफैक्चरिंग इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, ये हम सबको पता है, ठीक है। ये सबको या फिर इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, ये सबको पता है। नाउ देयर इज अ मीडिया रिपोर्ट दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज account for around 43% of the forex revenues of listed firms। बोल रहे हैं कि अब मीडिया में रिपोर्ट आ गई कि आईटी कंपनीज जो हैं वो 43% हमारा फॉरेक्स रेवेन्यू बनाती हैं ऑफ लिस्टेड फर्म्स, while the listed IT services companies earned nearly 4.2 lakh crore through exports in 2021-22। अराइज और बोल रहे हैं जो भी ये लिस्टेड आईटी कंपनीज हैं, सर्विस कंपनीज हैं, इन्होंने 4.2 लाख करोड़ का बिजनेस किया, किससे? अपनी सर्विसेज बाहर देके, एक्सपोर्ट करके, ठीक है। कब? 2021 टू 2022, यानी कि 21-22 वाले साल में उन्होंने इतना बिजनेस करा, ठीक है। जबकि हमें पता है कि उस टाइम पे 21 में भी थोड़ा कोविड का कहर चल ही रहा था। अ राइज ऑफ 15% ओवर द प्रीवियस फिस्कल, और ये कितना है? पिछले साल में 15% का राइज है। द फॉरेक्स रेवेन्यूज और एक्सपोर्ट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द BSE 500 कंपनीज वर डाउन 11.9%। और BSE 500 कंपनीज, BSE और सेंसेक्स और निफ्टी, ये हमें पता है हमारे शेयर मार्केट के कुछ नाम है जिनके अंदर कंपनीज लिस्टेड हैं, ठीक है। तो BSE में 500 कंपनीज लिस्टेड हैं, उनमें आईटी कंपनीज जो हैं उनने इतना बिजनेस करा, और इसके अलावा जो बाकी कंपनीज थी उन सभी में 11.9% की ओवरऑल गिरावट देखी गई, ठीक है, टू रुपीज 5.6 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022, ठीक है। इस साल में 5.6 लाख करोड़ का उन्होंने नुकसान किया, ठीक है, जबकि आईटी कंपनी ने 15% ग्रोथ करी है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट लैंग्विशिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, ये हम सबको पता है। फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। फिर सेकंड स्टेटमेंट आ गई कि एक के बाद एक कुछ ना कुछ सामने आ ही रहा है, जिससे पता चल रहा है कि हमारी इंडस्ट्री सही काम नहीं कर रही है, ठीक है, अच्छी स्थिति में नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट आ गई। इसके बाद आता है कि अब मीडिया में खबर आई है कि आईटी कंपनीज 43% बना रहे हैं फॉरेक्स का, ठीक है, यानी कि ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। अब ये थर्ड है, 43% तो बोल रहे पिछले एक दशक पहले कितना था? सिर्फ 22% था। फोर्थ हो गया। और फिफ्थ स्टेटमेंट हो गया कि जब आईटी कंपनीज जो हैं BSE 500 में लिस्टेड आईटी कंपनीज हैं, उन्होंने 4.2 लाख करोड़ का बिजनेस करा, 15% राइज हुआ, और जो दूसरा है बाकी कंपनीज हैं उन्होंने 11.9% का डिप करा, ठीक है। तो ये हो गया 5 स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है RPSQT, आर से स्टार्ट हो रहा है हमारा स्टेटमेंट। दो ही हैं, ए और सी, यानी कि बी और डी तो हटा दो। RPSQT, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। PDF और ऑडियो आपको इसका मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और डीमोटिवेट मत होइएगा, परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। अब हमारी इकोनॉमी भी देख लो, इतनी खराब परिस्थितियों से जूझ रही है, तो क्या हम निराश होकर अपना बिजनेस वगैरह बंद करके बैठ तो नहीं सकते ना। कोई भी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो भी हर हाथ पैर मारे हैं, तो आप क्यों नहीं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, और कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।